seen anything? This wasn't just Moscow, Paris, Tokyo, all reported invisible invaders. सोच कर देखिए, आप एक दिन घर से बाहर निकले और देखें कि अब पूरी पृथ्वी पर किसी अनजान एलियन लाइफ फॉर्म ने अटैक कर दिया है। एक ऐसी लाइफ फॉर्म जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। क्या आप ऐसे एपोकलिप्स के बीच खुद को बचा भी पाएंगे? ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की कहानी, द डार्केस्ट आवर। कहानी की शुरुआत दो दोस्तों बेन और शॉन से होती है, जो कि अपनी नई बनाई ऐप को इन्वेस्टर्स को दिखाने रूस जा रहे थे। दरअसल वैसे तो दोनों ही अमेरिकन हैं, मगर उनके तीसरे बिजनेस पार्टनर उसने उन्हें बताया कि रूस में उन्हें ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे और वो तो कई दिन पहले ही यहाँ पहुँच गया था। अब दोनों ने ही अपना सब कुछ इस ऐप को बनाने में लगा दिया था, जो कि एक नई तरह की सोशल मीडिया ऐप है। इसलिए उन्हें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस ऐप के लिए उन्हें अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे और उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत सुधर जाएगी। रास्ते में वे देखते भी है कि दो अमेरिकन लड़कियां ऑलरेडी उनकी ऐप का इस्तेमाल करने लगी, जो कि शायद से रूस में ही हॉलीडेज के लिए आई होंगी। लेकिन अब बोर्ड मीटिंग में पहुंचने पर दोनों को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके तीसरे साथी स्काइलर ने पहले से ही मीटिंग शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने उन दोनों की बनाई ऐप का इंटरफेस चुरा लिया और उसे एक दूसरे नाम से खुद के नाम कॉपीराइट कर लिया और खुद ही इन्वेस्टर से सारे पैसे ले लिए। बेन और शॉन को कुछ समझ नहीं आता कि अब वे क्या करें, और स्काइलर उन्हें सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकलवा देता है। अब दोनों पास के ही एक बार में जाकर इस धोखे को भुलाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ की मेहनत स्काइलर ने चुरा ली। दोनों ड्रिंक कर ही रहे थे कि उन्हें यहाँ भी स्काइलर नजर आता है, जो कि इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद बहुत खुश था और वो इस बार में सेलिब्रेट करने आया था। तभी दोनों को वहीं दो लड़कियां नजर आती हैं, जो कि उनकी ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। सो दोनों उनसे बातें करने लगते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये दोनों थी नेटली और एना। वे बेन और शॉन की तारीफ भी करती है, क्योंकि उनकी नई बनाई ऐप उन्हें काफी पसंद आ रही थी। लेकिन अब जब चारों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से हर ओर एक बड़ा ब्लैकआउट होता है। लाइट्स ही क्या, फोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अचानक से बंद पड़ गए थे। सभी घबराते हुए बाहर निकलते हैं कि ये क्या हुआ। वे देखते हैं कि ऊपर आसमान से एक पोर्टल खुल रहा था और कुछ ही देर बाद उसमें से हजारों लाखों लाइट बोल्ट्स नीचे पृथ्वी पर लैंड करने लगती हैं। शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वे लाइट बोल्ट्स अलग अलग होकर सभी ओर लैंड कर रही थी, जिसमें से एक इस बार के सामने भी लैंड करती है। हर कोई डर के कारण पीछे हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये है क्या, और वो पूरी तरह से विजिबल भी नहीं थी। उन्हें तो बस कुछ वाइब्रेशन सी दिखाई दे रही थी। अब एक पुलिस ऑफिसर अकेला उसे देखने आगे बढ़ता है, और जब उसने उस लाइट सोर्स को अपनी छड़ी से छुआ ही था कि तभी अचानक से उसकी पूरी ही बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उसके पूरे शरीर का कण कण तक मिट चुका था, और ये देखकर तो हर कोई डर जाता है और सभी डरते हुए उस लाइट बॉल से दूर भागने लगते हैं। वहीं वो दूसरा ऑफिसर उस एलियन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन अब उसकी गोली ही खुद बॉल से टकराकर नष्ट हो गई थी, और अब तो और भी एलियंस आकर लोगों को एक एक कर ऐसे ही मारने लगते हैं। शॉन और बेन बाकी लोगों के साथ भागकर वापिस से बार में छिपने आते हैं। उन्होंने दरवाजे भी बंद कर लिए थे, लेकिन बाहर एक शॉकवेव से सारी ही विंडोज टूट जाती हैं और वो एलियन लाइफ फॉर्म अंदर इंसानों को साफ साफ ट्रेस करने लगते हैं। लोग कितना भी दूर भागने की कोशिश करते, लेकिन वे इनविजिबल एलियंस सभी को बड़ी आसानी से एक एक कर मारते जा रहे थे। अब बार में भी एक आदमी उस एलियन को रोकने के लिए उसकी ओर आग लगा देता है, जिससे कि वे कुछ देर तक उसे पीछे धकेल देते हैं और सभी जल्दी से भागकर खुद को लॉक करने लगते हैं। इसी बीच स्काइलर अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर छोड़ खुद को लॉक कर लेता है और अपनी जान बचा लेता है। वहीं शॉन और बेन बाकी लोगों की मदद कर रहे थे, और वे दोनों लड़कियों और घायल बारटेंडर के साथ स्टोर रूम में आकर छिप जाते हैं, जबकि बाहर से उन्हें बाकी लोगों की एक एक कर मरने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें दरवाजे पर किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। नेटली दरवाजा खोलकर देखती है कि ये तो स्काइलर था। वहीं स्काइलर जिसने आज ही के दिन दोनों दोस्तों को धोखा दिया था, मगर फिर भी वे उसे अंदर आने देते हैं और अब खुद को यहीं लॉक कर बाहर सब कुछ ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ स्टोर रूम में टॉयलेट और काफी सारा खाना पानी पड़ा था, तो वे आसानी से काफी देर तक यहीं रह सकते थे। लेकिन अब कई घंटों बाद वो घायल बारटेंडर आखिरकार दम तोड़ ही देता है, सो उन्हें उसे पलटकर एक कोने में रखना पड़ता है ताकि वो उन्हें दिखाई ना दे। बाकी के बचे हुए पांचों मेंबर्स अब इसी स्टोर में रहना शुरू कर देते हैं। दिन लगातार बीतते जा रहे थे, जहाँ वे आपस में बहस भी करते हैं कि वे आगे क्या करें।
और अब 5 दिन लगातार यहीं छिपे रहने के बाद जब स्टोर रूम का सारा खाना खत्म हो चुका था तो वे आखिरकार फैसला करते हैं कि उन्हें बाहर निकलकर देखना चाहिए। वैसे भी पिछले 2 दिनों से उन्होंने बाहर कोई आवाज नहीं सुनी थी। उन्हें इतना तो पता था कि वे एलियंस थे जो लोगों को मार रहे थे, मगर वे ऐसा कर क्यों रहे हैं और उन्हें रोका कैसे जाए यह अभी तक किसी को नहीं पता। वहीं वे पांचों ही अमेरिका से थे, तो वे पहले फैसला करते हैं कि वे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पहले अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे ताकि वहां से अपनी फैमिलीज के पास अपने देश में जा सके। क्या पता वहां ये एलियन अटैक ना हुआ हो। सभी डरते हुए आखिरकार पूरे 5 दिनों बाद स्टोर रूम से बाहर निकल ही जाते हैं, जहां की पूरा बार अब खाली पड़ा था। वे जल्दी से बाहर सप्लाईज इकट्ठा करने लगते हैं ताकि उन्हें खाने पीने की कमी ना हो। यहीं पर उन्हें एक रशियन मैप भी मिल गया था जिसमें कि इस पूरे ही शहर का नक्शा था। तो वे अब डरते हुए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। बाहर पूरा शहर खाली पड़ा था, सारी सड़कें खाली थी। तो वे भी आवाज ना करते हुए अब आगे जाने लगते हैं और उन्हें फाइनली एक औरत अपने घर की दीवार को कवर करते हुए नजर आ ही जाती है। वे उसे पूछने की भी कोशिश करते हैं कि उनकी एम्बेसी कहाँ है, क्योंकि उन्हें रशियन भाषा नहीं आती। लेकिन वो औरत डर के कारण उन्हें आगे जाने को कहती है। और अब जब सभी आगे बढ़ ही रहे थे तो उनकी बुरी किस्मत कि उन्हें वो ब्रिज ही टूटा हुआ मिलता है जो कि उन्हें उनकी एम्बेसी तक शहर के दूसरे हिस्से में ले जा सके। यानी कि अब उन्हें वापस आकर दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसी बीच उन्हें बीच सड़क पर एक खाली पड़ी पुलिस की कार नजर आती है। सो स्काइलर और बेन अब दोनों लड़कियों को छुपने का कहकर अब अकेले ही उसकी तलाशी लेने जाते हैं ताकि उसमें उन्हें कोई इंग्लिश मैप मिल ही जाए। तभी दूर से एक डॉग भौंकने लगता है और अचानक से वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी कि एक एलियन यहाँ भी आ गया। अब वे दोनों कार के पास फंस चुके थे, तो वे बाकी तीनों को पास के एक मॉल के अंदर छुपने को कहते हैं और खुद पुलिस कार के नीचे जाने लगते हैं ताकि उस एलियन की नजर उन पर ना पड़े। अब वो एलियन उन्हीं के पास आ जाता है। उसके करीब आते ही कार की लाइट्स अपने आप जलने लगी थी और वो कार को स्कैन करने पर उसके नीचे देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। दोनों जल्दी से भागकर उसी मॉल में जाते हैं जहाँ के उनके बाकी के 3 साथी गए थे। वे फाइनली फिर से रीयूनाइट हो ही गए और आगे बढ़ने पर उन्हें एक एरोप्लेन नजर आता है जो किसी मॉल में आकर क्रैश हो गया था, यानी कि आसमान तक में कोई इन एलियन से सेफ नहीं बचा। अब स्काइलर डरते हुए कहने लगता है कि ये एलियंस अब तक हर ओर फैल चुके हैं, तो उन्हें मदद के आने तक यही मॉल में छिपकर रहना होगा। लेकिन बेन और शॉन का मानना था कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ना होगा। वे बाकी तीनों को अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताते हैं कि जब वो एलियन कार के पास आया तब उसकी लाइट्स अपने आप जलने लगी थी। वहीं उस अटैक वाली रात भी अचानक से ब्लैकआउट हो गया था, यानी कि ये एलियंस किसी प्रकार की लाइट शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो वे सभी अब एक एक बल्ब अपने गले में पहन लेते हैं ताकि अगर कोई एलियन उनके करीब भी आए तो बल्ब के जलने से वे उन्हें नोटिस कर लें, वरना वैसे तो वे एलियंस इनविजिबल होते हैं। वहीं वे पिछले 5 दिनों से उन्हीं पार्टी वाले कपड़ों में थे जिनमें से अब तक स्मेल आने लगी थी। सो वे मॉल की एक शॉप में जाकर अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े पहनने लगते हैं ताकि उन्हें भागने में आसानी हो। लेकिन अब इसी बीच उन्हें दूर से मॉल के बल्ब जलते हुए नजर आने लगते हैं, यानी कि एक एलियन यहाँ भी आ गया। शॉन जल्दी से मिरर के पास खुद को फ्रीज कर लेता है और सरप्राइजिंगली वो एलियन उसे बिना नोटिस के ही आगे बढ़ गया था। जबकि अंदर जब नेटेली कपड़े बदल ही रही थी तो शॉन उसे भी जल्दी से खींचकर चुपचाप खड़े रहने को कहता है। और इस बार भी वो एलियन शीशा होने के कारण बिना उनकी मूवमेंट के उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता और आगे चला ही जाता है। शॉन अब बाकी सबके पास आकर रिवील करता है कि ये एलियंस शीशे के पास उन्हें नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स शीशे के पार नहीं जाती। सो ये ट्रिक उनके आगे भी काम आ सकती है। वही उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये एलियन अटैक सिर्फ यहीं रूस में हुआ हो, ना कि उनके देश अमेरिका में। सभी जल्दी से अंधेरे में ही अपनी एम्बेसी की ओर फिर से निकल जाते हैं। लेकिन अब एक और बुरी खबर, यहाँ तो पूरी एम्बेसी बर्बाद पड़ी थी, चारों ओर हजारों गोलियां बिखरी पड़ी थी, यानी कि गार्ड्स ने एलियंस को रोकने की कोशिश की होगी मगर वे शायद से रोक नहीं पाए और सभी मारे गए। अब स्काइलर एक गन को उठाकर गुस्से में इधर उधर चलाने लगता है क्योंकि अब उनकी यहाँ से निकलने की ये उम्मीद भी जाती रही। लेकिन बाकी समझाते हैं कि शायद से अभी यहाँ और भी लोग जिंदा हो सकते हैं
और क्या पता वे बिल्डिंग में ही कहीं छिपे हो। सो स्काइलर को वहीं निगरानी के लिए छोड़ बाकी सब बिल्डिंग में इधर उधर देखने जाने लगते हैं कि वहां उन्हें कोई सर्वाइवर मिल ही जाए। वे सीधा कम्युनिकेशन रूम में जाते हैं और उन रिपोर्ट्स को पढ़ने लगते हैं जो कि उस अटैक के वक्त सबने नोटिस की थी। और उन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था कि वो एलियन अटैक सिर्फ रूस में नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर एक साथ हुआ था। एक साथ पूरी पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद हो गए और वे एलियंस एक एक कर लोगों को मारने लगे। विभिन्न देशों की आर्मी ने अलग अलग तरीकों से एलियंस को मारने की कोशिश भी की मगर उनका कोई तरीका काम नहीं आया और सभी आर्मीज अब अंडरग्राउंड होकर छुप चुकी हैं ताकि इन एलियंस की कोई कमजोरी मिलने के बाद वे फिर से उन पर अटैक कर सकें। यहाँ जो आखिरी मैसेज आया था उसमें भी यही कहा गया था कि इन एलियंस की कमजोरी के मिलने तक हर किसी को अंडरग्राउंड टनल्स में छिपकर रहना होगा। यहाँ उन्हें एक बड़ा मैप भी मिलता है जहाँ की मार्क की गई जगहों पर सर्कल्स लगे हुए थे, यानी कि यही वे सेफ बंकर्स हैं जहाँ की उनकी आर्मी और सर्वाइवर्स जाकर छिप गए। लेकिन वहाँ काफी कम नंबर्स लिखे हुए थे, यानी कि बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। यहाँ उन्हें एक रेडियो भी मिलता है लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग रशियन भाषा में थी जो कि किसी को समझ नहीं आती। अब नेटेली कहती है कि वे इसे जल्दी से बंद कर दें क्योंकि इसकी आवाज से एलियंस यहाँ आ सकते थे। वे ऊपर से खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं कि अब पूरा ही शहर उन एलियंस के कब्जे में था। अभी भी खाली सड़कों पर वे एलियंस घूम रहे थे ताकि बचे हुए इंसानों को मार सकें। चारों ये भी नोटिस करते हैं कि एलियंस ने पृथ्वी के सरफेस को खोदना शुरू कर दिया है मगर वे ऐसा कर क्यों रहे हैं। चारों ये सोचने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें नीचे गली में स्काइलर दिखाई देता है जो कि गन के साथ बाहर निकल गया था। अब शॉन और बेन दोनों लड़कियों को यहीं छिपे रहने का कहकर स्काइलर को लेने जाते हैं ताकि वो मारा ना जाए। जाते हुए उन्होंने वो मैप और रेडियो भी साथ ले लिया था क्योंकि स्काइलर को रशियन लैंग्वेज आती थी। अब ऊपर से नेटली देखती है कि दोनों के स्काइलर के पास जाते ही वहाँ एक एलियन भी आ गया और वो दोनों को वार्निंग देने भागती है। और जब गली में दोनों ही चिल्लाकर स्काइलर को रुकने का कह ही रहे थे कि अचानक से सभी गाड़ियों की लाइट्स जलने लगती हैं। स्काइलर दोनों को वापस जाने का कहकर अब इधर उधर गोलियां चलाने लगता है लेकिन जैसा कि होना ही था वो एलियन अब उसे भी वहीं मार देता है। अब चारों को ही रशियन भाषा नहीं आती थी और उन्हें जानना था कि उस रेडियो की रिकॉर्डिंग में था क्या कि तभी उन्हें एक दूसरी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट की लाइट जलती हुई नजर आती है, यानी कि वहाँ कोई सर्वाइवर जरूर से होगा। और चारों अब छिपते हुए वहीं भागकर जाने लगते हैं। वे बिना किसी आवाज के बाकी एलियन से छिपकर आखिरकार उस बिल्डिंग में पहुंच ही गए थे। तो वहीं अब तक सनराइज भी होने लगा था, यानी कि वे एलियंस और ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेंगे। यहाँ अंदर जाकर उन्हें एक वीसा नाम की रशियन लड़की मिलती है जो कि उन्हीं पर गन पॉइंट कर रही थी। सो वे उसे समझाते हैं कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वे तो बस सर्वाइवर्स हैं। अब वीसा उन्हें अपने साथ अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है जहाँ की अब तक वो जनरेटर से लाइट जला पा रही थी। वो कहती है कि वो तो खुद भी बचते हुए इस अपार्टमेंट में आई और वो भी एक सर्वाइवर ही है। सभी देखते हैं कि इस पूरे ही अपार्टमेंट को मेटल से कवर किया गया था, यहाँ तक कि उसकी पालतू बिल्ली तक को मेटल से लपेटा गया था। तभी अपार्टमेंट का ओनर सर्गे आता है और रिवील करता है कि उसने इस अटैक के टाइम ही नोटिस कर लिया था कि वे एलियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही स्कैन कर सकते हैं। तो उसने अपने पूरे अपार्टमेंट को ही कवर कर दिया ताकि वे एलियंस यहाँ ना जाए और जानबूझकर बाहर की लाइट जला दी ताकि बाकी के सर्वाइवर्स यहाँ छिपने आ जाएं। वो आगे कहना जारी रखता है कि वो पिछले कई दिनों से उन्हें एलियंस की कमजोरी ढूंढने पर रिसर्च कर रहा था। अब चारों उन्हें वही रशियन भाषा वाला मैसेज सुनाते हैं जो कि उन्हें अपनी एम्बेसी से मिला था और वीसा उन्हें ट्रांसलेट करके सब कुछ समझाने लगती है कि एक रेस्क्यू मैसेज है जिसमें कि सरकार ने अनाउंस किया था कि उनकी एक आखिरी सबमरीन मॉस्को नदी के किनारे खड़ी होगी। सो जिन जिन सर्वाइवर्स को यहाँ से निकलना है वे उस सबमरीन में बैठकर निकल सकते हैं और ये एक आखिरी इकलौता मौका होगा यहाँ से बाहर निकलने का। अब समय के अनुसार ये सबमरीन अगली सुबह यहाँ से निकल जाएगी। सर्गे कहता है कि सबमरीन भी चारों ओर से मेटल से कवर्ड होती है और वे एलियंस उन्हें भी स्कैन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो सबमरीन सबसे सेफ जगह है किसी के भी छुपने के लिए। अब सभी फैसला करते हैं कि वे एक साथ उस सबमरीन के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उसके पहले उन्हें सारी खाने पीने की सप्लाईज को इकट्ठा करना होगा। वीसा यहाँ से एना और नेटली के साथ बिल्डिंग के बाकी घरों से सामान लेने जाती है। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बाहर जाते वक्त एना ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया था। सो अब अंदर सर्गे शॉन और बेन को अपनी नई इन्वेंशन दिखाने लगता है और ये थी एक माइक्रोवेव गन
उसे यकीन था कि उसकी गन उन एलियंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड को तोड़ उन्हें नुकसान पहुंचा पाएगी। जबकि बाहर तीनों ही लड़कियां नोटिस करने लगती है कि एक एलियन ने उन्हें नोटिस कर ही लिया और वो तेजी से उन्हीं की ओर आ रहा है। यहाँ तीनों को भागते हुए एहसास भी होता है कि वे ऊपर तक पहुंच नहीं पाएंगी। सो वीसा कहती है कि उसे एक और जगह पता है जहाँ की वे छिप सकते हैं। हालांकि एना और नेटली उसके पीछे ना जाकर सीधा सरगे के अपार्टमेंट की ओर भागती हैं और अंदर आते हुए इस बार फिर से एना ने उसका दरवाजा बंद नहीं किया था, जिससे कि वो एलियन अब अंदर आ जाता है। वे दोनों जल्दी से एक शीशे के पीछे छिपती है जिससे कि वो एलियन उन्हें स्कैन न कर पाए। लेकिन अब सरगे अपनी नई गन को यूज करके देखना चाहता था और वो उसे सीधा उस एलियन पर शूट कर देता है। वे ये देखकर खुश होते हैं कि उस शूटिंग के इम्पैक्ट से वो एलियन अब कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया था। यहाँ सभी पहली बार उस एलियन की इनविजिबल बॉडी को पहली बार देख पा रहे थे, जो कि एक घूमती हुई शील्ड के अंदर थी। लेकिन अब सरगे की गन में सिर्फ एक ही बार की फायरिंग पावर थी और वो एलियन फ्री होकर फाइनली सरगे को भी मार ही देता है। यहाँ शॉन और बेन जल्दी से बाहर जाने लगते हैं, जबकि नेटली ऑयल डाल आग लगा देती है ताकि वो एलियन उन्हें निकलते हुए देख ना सके। और नेटली भी फाइनली दोनों लड़कों के पास बाहर चली ही गई थी। लेकिन अंदर एना अभी भी डरी हुई सोचे जा रही थी कि वो क्या करे। और जब वो आखिरी वक्त पर भागने की कोशिश करती है तो फाइनली एलियन उसे पकड़ ही लेता है और वहीं मार देता है। नेटली अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त को मरते देख पूरी तरह से रोए जा रही थी, लेकिन शॉन उसे आगे बढ़ते रहने को कहता है क्योंकि उन्हें अभी जिंदा रहना होगा। तीनों इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं, जहां की अब तक वीसा भी बाहर आ चुकी थी। वे देखते हैं कि अपार्टमेंट की आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वे भागकर अब सबमरीन की ओर जाने लगते हैं। अब कुछ आगे जाकर उन्हें कुछ रशियन सोल्जर्स भी मिलते हैं जिन्होंने की अपनी पूरी बॉडी को मेटल से कवर कर रखा था और वे ग्रुप बना रहे थे जो कि इन एलियंस पर पलटवार कर अपनी पृथ्वी को फिर से हासिल कर सकें। वे तीनों को कहते हैं कि उनके पीछे एक एलियन आ रहा है और वे जल्दी से छिप जाएं। अब वो एलियन जैसे ही अंदर आता है उस पर सोल्जर्स चारों ओर से गोलियों और आग से एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे कि एलियन आखिरकार पीछे हट ही जाता है। तीनों खुश थे कि कोई तो है जो कि एलियंस को रोक सकता है, लेकिन वे सोल्जर्स रिवील करते हैं कि वे सिर्फ अभी इन एलियंस को रोक ही पा रहे हैं, उन्हें मार नहीं पा रहे। शॉन नोटिस करता है कि अटैक के कारण उस एलियन की शील्ड का एक टुकड़ा यहीं गिर गया। सो शॉन उसे रिसर्च पर्पस के लिए उठा लेता है और सोल्जर्स तीनों को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। यहाँ वे आपस में अपनी सारी जानकारी को शेयर करते हैं जो कि अब तक उन्हें एलियंस के बारे में पता लगी थी। सोल्जर्स कहते हैं कि जिस सबमरीन के लिए वे निकल रहे हैं उसका भी पक्का भरोसा नहीं है कि वो वहाँ होगी भी या नहीं। वहीं वो नदी यहाँ से वैसे भी बहुत ज्यादा दूर है और रास्ते में बहुत सारे एलियंस घूम रहे होंगे, तो वैसे भी वहाँ तक पहुँच पाना काफी ही मुश्किल होगा। लेकिन शॉन और बाकी सब फिर भी अपने देश वापस जाना चाहते थे। शुरू में सोल्जर्स उनका साथ नहीं देता, लेकिन नेटली के रिक्वेस्ट करने के बाद अब वे सोल्जर्स फैसला करते हैं कि वे इन चारों को सबमरीन तक सेफली छोड़ने जाएंगे। अब दोनों ही ग्रुप्स एक साथ नदी किनारे जाने के लिए निकल पड़े थे। वे इसके लिए सबवे के टनल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एलियंस की उन पर नजर न पड़े। हालांकि यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा था, सो वे कई सारे बल्ब को फेंक चेक करते हैं कि वहाँ कोई एलियन ना हो, लेकिन वे तभी जल गए थे, यानी कि एक एलियन वहाँ पहले से मौजूद था और सभी उससे दूर भागने लगते हैं। एक एक कर सभी मेंबर्स ट्रेन ट्रैक पर कूदकर चले गए थे, सिर्फ वेंका को छोड़कर। सो बेन अपनी जान को जोखिम में डाल उसे वापिस से बचाने जाता है और उसने उसे तो निकाल लिया था, मगर इसी बीच वो एलियन अब बेन को ही पकड़ लेता है और शॉन की कोशिश करने के बावजूद उसने आखिरकार बेन को जान से मार ही दिया था। शॉन इससे बुरी तरह से टूट जाता है कि उसका बचपन का साथी उसकी आंखों के सामने मारा गया और नेटली उसे किसी तरह से समझाकर अपने साथ ले जाती है। वे फाइनली रिवर तक पहुंच ही गए थे और वे यहाँ से एक बोट को लेकर पानी में आगे निकल जाते हैं जब तक कि उन्हें वो सबमरीन न मिल जाए। यहाँ अब सिर्फ 3 ही मेंबर्स जिंदा बचे थे और वे अपने अपने मारे गए साथियों को याद करने लगते हैं। शॉन को बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, तो वहीं नेटली को भी अपनी दोस्त एना याद आती है जो कि पहले बिल्डिंग में मारी गई। इतना भी उन्हें एहसास होता है कि उनकी बोट एक पत्थर से टकरा गई और वे आगे नहीं बढ़ रहे और वे बाहर निकल कर देखते हैं कि अब पूरे शहर में एलियंस बड़ी बड़ी बीम से पृथ्वी के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ही खींच रहे थे। सोल्जर्स कहते हैं कि इसीलिए उन एलियंस ने पृथ्वी पर अटैक किया क्योंकि वे इलेक्ट्रिसिटी से पावर कंज्यूम करते हैं
और पृथ्वी के सरफेस के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। सो वे अब पूरी पृथ्वी से ऐसे ही सारे मिनरल्स को खींच कर निकालेंगे और बचे हुए इंसानों के पास इस पृथ्वी पर कुछ मिलेगा ही नहीं। वे देखते हैं कि वो सबमरीन अब सर्वाइवर्स को लेने आ चुकी थी कि तभी ग्रुप के पास वाली बिल्डिंग टूटते हुए आखिरकार उन्हीं के ऊपर आ गिरती है, जिससे कि सभी लोग पानी में गिर गए थे। अब शॉन, वीसा और बाकी सोल्जर्स तो तैरकर फाइनली सबमरीन तक आ जाते हैं और कैप्टन कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा कि तभी शॉन को नोटिस होता है कि नेटली तो उनके साथ है ही नहीं। उन्हें तभी दूर से एक फ्लेयर गन दिखाई देती है और शॉन समझ जाता है कि इसे तो नेटली ने फायर किया होगा, जो कि पानी में बहते हुए दूसरे किनारे पर चली गई। अब शॉन कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो नेटली को लेने वापस जा रहा है, सो कैप्टन उन्हें छोड़कर ना जाए और कुछ देर तक उनके आने का इंतजार करे। यहाँ कैप्टन इसके लिए तो मानता ही है। साथ में ही जब शॉन ने उन्हें सरगे वाली माइक्रोवेव गन दिखाई, वो गन जिसने एलियंस को कुछ देर के लिए स्लो कर दिया था, तो अब कैप्टन और उसके इंजीनियर्स उसे और ज्यादा अपग्रेड कर उसे एक से ज्यादा फायर करने के लिए रेडी कर देते हैं। और वे अब वेका को यहीं सबमरीन पर छोड़ शॉन सोल्जर्स के साथ माइक्रोवेव गन और अपने वेपन्स के साथ नेटली को लेने निकल पड़ा था। सभी बल्ब को फेंक कर चेक करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दिन में तो वे एलियंस वैसे भी इनविजिबल होते हैं। और जब वे थोड़ी ही आगे गए ही थे कि उन्हें सिग्नल मिलता है कि एक एलियन उन्हीं की ओर आ रहा है। सभी सोल्जर्स जल्दी से पोजीशन ले लेते हैं और शॉन गिरते हुए फाइनली उस एलियन पर अपनी माइक्रोवेव गन से फायर कर ही देता है, जिससे कि वो एलियन फ्रीज हो गया था और बाकी सोल्जर्स उस पर शूट करते हुए उसे फाइनली मार गिराते हैं। सभी खुश थे कि उन्होंने पहली बार किसी एलियन को जान से मार ही दिया। उन्हें एलियंस की कमजोरी मिल चुकी थी। वही उन्हें खुशी से चिल्लाते हुए दूर बैठी नेटली भी सुन लेती है और शॉन को आवाज देकर बुलाने लगती है। अब शॉन ने भी उसे नोटिस तो कर लिया था, मगर अब तक उन्हें और भी लाइट्स जलती हुई नजर आती है, यानी कि यहाँ एक से ज्यादा एलियंस आ रहे थे। अब प्लान बनाकर शॉन तो नेटली को बस से लेने जाता है, तो वहीं सोल्जर्स टैंक का पानी खोलकर माइक्रोवेव गन का इफेक्ट बढ़ा देते हैं। हालांकि वे एलियंस कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थे और वे पानी को देखकर आगे नहीं बढ़ते कि तभी पीछे से वीसा भी सबमरीन से निकलकर सबकी मदद के लिए आ चुकी थी और वो एलियंस पर पीछे से उन पर आग फेंक उन्हें पानी के ऊपर जाने को मजबूर कर ही देती है। सोल्जर्स यहाँ फिर से माइक्रोवेव गन का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इस बार यहाँ 3 एलियंस मौजूद थे और जैसा कि होना ही था, अब उनके फ्रीज होते ही उन्होंने एक एक कर तीनों ही एलियंस को मार गिराया था। दूसरी ओर बस में जाकर शॉन नेटली को ढूंढ ही लेता है, लेकिन तभी बस आगे बढ़ने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ बस में एक और एलियन घुस गया है। वहीं शॉन बस के चलने से सही निशाना नहीं लगा पा रहा था और वो एलियन नेटली के पैर को पकड़ अपनी ओर खींचने लगता है कि सही वक्त पर शॉन एलियन पर वार कर देता है और नेटली को फिर से छुड़ा लेता है। यहाँ शॉन ने एलियन को फ्रीज तो कर दिया था, लेकिन उसे मारने के लिए उसके पास कोई वेपन नहीं था कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास पहले वाले एलियन का एक पार्ट पड़ा था, वही पार्ट जो कि उसने पहले उठाया था। सो वो उसी को उस दूसरे एलियन पर फेंक उसे मार ही देता है। वहीं अब तक नेटली ने बस को भी रोक दिया था। सो सभी जल्दी से वापिस से सबमरीन में आ ही जाते हैं। हालांकि सोल्जर्स कहते हैं कि वे उनके साथ नहीं चलेंगे क्योंकि उन्हें एलियंस की कमजोरी मिल चुकी है। ये जानकारी वे सभी बचे हुए सर्वाइवर्स और आर्मी तक पहुंचा देंगे ताकि वे अपनी पृथ्वी को वापस हासिल कर सकें और सबमरीन में मौजूद लोगों को भी यही करना होगा। उन्हें एलियंस की ये कमजोरी हर मुमकिन जगह तक पहुंचानी होगी। अब सबमरीन अपने सफर पर निकल जाती है, जो कि दुनिया के हर एक देश में जाएगी। वे मैप में देखते हैं कि वे हर एक देश में संपर्क कैसे करें। इस पूरे एलियन इन्वेजन के बीच शॉन, नेटली और वेसा ही सही सलामत जिंदा बच पाए थे। उन्होंने अपने अपने दोस्तों खो दिए, मगर अब उन्हें एलियंस की कमजोरी का पता है और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही साई-फाई मूवीज पसंद करते हैं। थैंक यू।